चलिए आज हमारा इसका सेशन 2 है जो हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन था एंड उसके सिंपल एप्लीकेशंस थे। हम चाहते हैं कि आप हर टॉपिक को आराम से समझें और आप ज्यादा स्ट्रेस ना लें, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो आज सेकंड पार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं इसको ताकि मैक्रो शुरू कर सकें। तो नमस्कार दोस्तों, दिस इज आशीष चौधरी, यू आर वॉचिंग कॉमर्स बाबा। लेट्स बिगिन। Do you think this is your time? चलिए तो नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं जहां पे डिमांड डिक्रीज हो रही है और सप्लाई में आपको इंक्रीज मिल रहा है। चलो देखना चालू करें। पहले वाले में डिमांड को डिक्रीज कर देते हैं। डिक्रीज इन डिमांड इज कंपैरेटिवली लेसर, ठीक है, और सप्लाई में इंक्रीज इज कंपैरेटिवली मोर। मैंने यहां सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज दिखा दिया। ये S1 ये हो गया आपका D1, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम देखें पहले तो इक्विलिब्रियम प्राइस कुछ यहां पे फॉल कर रही थी। अब क्या होगा, क्योंकि सप्लाई में ड्रास्टिक इंक्रीज है और डिमांड में तो डिक्रीज आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में जो एक्चुअल प्राइस है वो फॉल हो जाएगी, बिकॉज मार्केट में जो कंपैरेटिवली सप्लाई है, क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है और लोग उसको कंपैरेटिवली उतना डिमांड नहीं कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर हुआ, ये सप्लाई को डिनोट कर रहा है कि मार्केट में क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा है लेकिन कंपैरेटिवली डिमांड जो है वो उतनी नहीं है। ये चीज हो गया पहला सिनेरियो। चलिए दूसरा ले लेते हैं। क्या हो अगर डिक्रीज इन डिमांड, भाई सेंटर पॉइंट है तो यहां पे मैं सेंटर पॉइंट पे इक्वल चीजें बताता हूं। डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई इक्वल। क्या होगा ऐसे केस में अगर डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई इक्वल पड़ जाए? इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज होगी। देखिएगा जो प्राइस है, ये प्राइस यहां पे प्राइस फॉल हो जाएगी, P0 से P1 पहुंच जाएंगे लेकिन क्वांटिटी विल रिमेन द सेम। क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा इस केस में जब डिमांड डिक्रीज हो रही है और सप्लाई इंक्रीज हो रही है। जितने से डिमांड कम हुई है क्वांटिटी से, उतनी क्वांटिटी से सप्लाई इंक्रीज हुई है, तो बैलेंस क्या हो गया, क्वांटिटी अभी भी वही है। जो मार्केट में जो रेशियो था, क्वांटिटी भी कुछ हिसाब से वही की वही है, बस प्राइस क्या है, फॉल होती हुई यहां पे दिखा दी गई है। मतलब जो न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा उसके अंदर आपको प्राइस में फॉल दिख जाएगा लेकिन क्वांटिटी विल रिमेन द सेम। चलिए एक कर लिया, सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो रही है, डिमांड जो है वो कम डिक्रीज हो रही है। अब करते हैं, डिमांड में ज्यादा डिक्रीज है और सप्लाई में कंपैरेटिवली कम इंक्रीज है। अगर मैं ओरिजिनल प्राइस देखूं तो ये P है यहां पे, ठीक है। अब क्या हुआ यहां पे, प्राइस देखिए यहां पर भी फॉल हो रही है। ये आपका P1 हो गया, ये P0 हो गया, क्वांटिटी भी यहां पे कंपैरेटिवली कम है। कहने का मतलब क्या हुआ, मार्केट में जब भी सप्लाई बढ़ेगी, जब भी सप्लाई बढ़ेगी और उसके कंपैरिजन में अगर डिमांड ही कम हो जाएगी तो प्राइस का तो फॉल होना ऑब्वियस है। तभी तो जाके मार्केट में गुड्स और बिक पाएंगे, बिकॉज देयर इज एक्सेस सप्लाई एंड डिमांड इज कंपैरेटिवली वे लेसर। तो क्या होगा, कोई भी सिनेरियो ले लीजिए, अगर डिमांड फॉल होती है और सप्लाई अगेंस्ट में बढ़ती है तो प्राइस तो तीनों केसेस में फॉल होगा। लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर सप्लाई इंक्रीज होती है और डिमांड में साइमल्टेनियसली डिक्रीज आ रहा है तो प्राइस का कम होना वाजिब है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं डिमांड इंक्रीज हो रही है और मार्केट में कंपैरेटिवली सप्लाई डिक्रीज हो रही है, एक्सेस डिमांड होगी मार्केट में। अगर एक्सेस डिमांड होगी तो प्राइसेस हर सिनेरियो में क्या होना है, बढ़ना है। समझ में आ गया? तो मैं जो भी ग्राफ बना दूं, क्योंकि डिमांड एक्सेस रहेगी, इसलिए आपको ये याद रखना है कि तीनों केसेस में प्राइस हमेशा क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। ऑल्दो प्राइस इज नॉट द फैक्टर बट द चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइसेस। The reason is because demand is decreasing and supply is comparatively increasing। चलो शुरू करते हैं। डिमांड में पहले कंपैरेटिवली क्या करते हैं हम, फॉल जो है यानी सॉरी जो इंक्रीज है, डिमांड में कंपैरेटिवली जो इंक्रीज है उसको हम ज्यादा दिखाते हैं और सप्लाई में कंपैरेटिवली जो डिक्रीज है उसको कम दिखाते हैं। ये S1 इसको हमने नाम दे दिया D1। क्या हुआ, अब दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं पहले इक्विलिब्रियम प्राइस को देखूं तो वो ये थी और अब प्राइसिंग यहाँ पे पहुंच चुकी है। ये प्राइस बढ़ गई है, ऑल्दो मार्केट में क्वांटिटी ज्यादा होगी। ये क्वांटिटी ज्यादा क्या बताएगी कि मार्केट में डिमांड क्वांटिटेटिवली ज्यादा किया जा रहा है लेकिन सप्लाई क्योंकि बड़ी है तो क्वांटिटी में इंक्रीज तो दिखेगा लेकिन कंपैरेटिवली उतना ज्यादा नहीं दिखेगा। यहां पे प्राइस ज्यादा क्यों हुई समझ में आ गया, बिकॉज डिमांड में इंक्रीज कंपैरेटिवली ज्यादा है, सप्लाई में डिक्रीज आ रहा है, इसलिए आपको वो डिफरेंस दिख रहा है और प्राइस जो है कंपैरेटिवली बढ़ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज अगर आपको इसमें नहीं समझ में आई हो तो मैं ये बता देता हूं कि क्वांटिटी क्यों इंक्रीज हुई। फिर से मेरी बात सुन लेना। सप्लाई जो है वो ऑल्दो डिक्रीज हो रही है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। दैट विल फोर्स द मार्केट
अगेन टू सप्लाई मोर इन द मार्केट, क्योंकि डिमांड मार्केट में है तो वो शिफ्ट जो है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, बट द सप्लायर्स विल ट्राई देयर एवरी सिंगल वे बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स, इसलिए क्वांटिटी में थोड़ा बहुत इंक्रीज तो आपको कंपैरेटिवली दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, मान लीजिए सप्लाई में जो डिक्रीज है और डिमांड में जो इंक्रीज है वो इक्विवेलेंट है। अगेन क्या होगा, क्वांटिटी विल रिमेन द सेम, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जो प्राइस है, जैसा मैंने आपको हमेशा बताया कि प्राइस तो बढ़नी है भाई, प्राइस के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो, प्राइस में तो इंक्रीज आएगा ही आएगा। यहाँ पे हुआ क्या, जो सप्लाई है उसमें आ गई कमी, जो डिमांड है उसमें आ गया इंक्रीज, एक कंसिस्टेंट रेट हुआ, दोनों में इक्वल रेट हुआ, तो क्वांटिटी जो है वो सेम की सेम रहेगी, प्राइस जो है वो कंपैरेटिवली मार्केट में बढ़ जाएगी, बिकॉज देयर इज मोर डिमांड इन द मार्केट। डिमांड होने के कारण, एक्सेस डिमांड होने के कारण प्राइसिंग में इंक्रीज तो आने ही आना है। फाइनली क्या होगा, डिमांड जो है उसमें इंक्रीज कंपैरेटिवली कम है और सप्लाई में जो डिक्रीज है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। यहां पे हमने क्या लिया था, डिमांड में इंक्रीज ज्यादा लिया था, वहां पे मैंने डिमांड में इंक्रीज जो है कंपैरेटिवली क्या किया, मैंने कम कर दिया है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, प्राइस तो अभी भी बढ़ेगी भाई। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस थी, अब ये कहां पे क्रॉस कर रहे हैं, यहां पर, तो इक्विलिब्रियम प्राइस P1 यहां पे हो जाएगा। अगर मैं यहां पर क्वांटिटी देखूं तो ये है, और यहां पे क्वांटिटी जो है वो फॉल हो रहा है। कारण क्या है, अब इसका भी एक बेसिक रीजन मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि सप्लाई में जो डिक्रीज है वो ऑल ऑफ अ सडन है और डिमांड में जो इंक्रीज है वो कंपैरेटिवली उतना दिख ही नहीं रहा है। इसीलिए तो ये सिनेरियो यहाँ पे ऐसा प्रेजेंट हुआ कि क्वांटिटी में हल्का सा आपको फॉल दिख रहा है। क्यों, क्योंकि डिमांड में कंपैरेटिवली उतना इंक्रीज नहीं है और क्वांटिटी सप्लाइड मेजरली फॉल हो रही है। तो जो सप्लाई में मेजर क्वांटिटी फॉल है वो क्वांटिटी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये 4 पर्टिकुलर ग्राफ्स और कर लेते हैं जो कि स्पेशल केसेस के अंदर आते हैं। क्या होगा अगर चेंज इन डिमांड हो रहा है व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। सप्लाई को यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक लिखा गया है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। इसमें हमने पहला केस क्या किया, ये हमने यहाँ पे डिमांड को लिया और डिमांड को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो डिमांड में जो चेंज आ रहा है क्या हुआ, जरा समझ के देखिए। डिमांड की ये पर्टिकुलर सिचुएशन थी, यहाँ पे क्वांटिटी थी, अब क्वांटिटी में वो इंक्रीज दिख रहा है जो आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है कि सप्लाई अगर इनइलास्टिक है और डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो वो क्वांटिटी को भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज क्वांटिटी कैन बी चेंज्ड। नेक्स्ट आते हैं, अगर क्या हो सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब छोटे टाइम पीरियड में भी सप्लाई में सडन चेंज लाया जा सकता है या सडन चेंज आ जाता है प्राइस से रिएक्ट करते हुए, तो उस केस में क्या होगा, चलिए देखते हैं। डिमांड जो है वो दी हुई है, डिमांड में फॉल आ रहा है, तो उससे क्वांटिटी में भी क्या दिख रहा है आपको, डिक्रीज, या क्वांटिटी में भी फॉल दिख रहा है। फाइनली आते हैं, अगर दूसरा केस सिनेरियो होता है, इसमें ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है भाइयों, जैसा पूछा गया है सिंपल वैसे ही एक ग्राफ बनाने को आ जाएगा, हार्डली 1 मार्कर। तो इस पे अगर आप ज्यादा फोकस भी करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ज्यादा डिटेल में मत जाना। फाइनली चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। यहां पे डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक रखा गया है, सप्लाई को इंक्रीज कर दिया गया। सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी में इंक्रीज होगा, सप्लाई डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी में भी आपको फॉल दिखेगा। अगर डिक्रीज की बात कर रहे हैं, इन केस डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, हाईली नहीं, सीधे परफेक्टली। चलिए आइए, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक सिचुएशन है तो उसके भी ग्राफ बना लेते। चलिए, तो ये जो हमारे थोड़े बहुत ग्राफ और रह गए उनको भी करते हैं। क्या हो, यहां पे एक इक्विलिब्रियम प्राइस दी हुई है। अब क्या हुआ, जो सप्लाई है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, यू कैन नॉट चेंज द सप्लाई, तो यहां पे होगा क्या, जो डिमांड एक्सेस है उसके कारण जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज सप्लाई को आप नहीं बढ़ा सकते हो। दूसरा सिनेरियो, यहां पे डिमांड ये है और सप्लाई इनइलास्टिक है। अब क्या हुआ, डिमांड फॉल हो गई, तो डिमांड फॉल हुई है तो प्राइस भी उसके साथ फॉल हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई तो इनइलास्टिक है, मार्केट में उतना ही प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा। होगा क्या, जो आपकी सप्लाई है वो कंपैरेटिवली यहां पे क्योंकि इनइलास्टिक है, इसलिए अगर आपकी डिमांड फॉल होती है, देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, तो आपकी उसके साथ साथ प्राइस भी फॉल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्या हो, अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये सप्लाई है, अब डिमांड को कर लेते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। डिमांड में कोई चेंज नहीं आ सकता, सप्लाई में चेंज आया, सप्लाई में चेंज आया, बट देयर इज नो चेंज इन द डिमांड, इसलिए जो प्राइस है वो फॉल हो जाएगी। फिर फाइनली क्या होगा, लास्ट सिनेरियो ले लेते हैं। ये पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम है, सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, डिमांड इनइलास्टिक है, तो प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक है और मार्केट में सप्लाई कम हो गई है डिमांड के हिसाब से। नाउ द सप्लाई इज कंपैरेटिवली लेसर, तो इसके कारण क्या होंगे, प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। उतार लीजिए आप इन ग्राफ।
चलिए तो आइए हमारे आखिरी टॉपिक पे आते हैं हम। इसके अंदर बोला गया प्राइस सीलिंग, पहली चीज फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये जो प्राइस जो कमोडिटी की फिक्स की जाती है मैक्सिमम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे की जाती है और ये मोस्टली उन गुड्स के लिए की जाती है जो कॉमन पीपल शायद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यहां पे क्या होगा, जो भारत सरकार है अपने रोल में आएगी और एक मैक्सिमम जो है वो प्राइस फिक्स कर देगी कमोडिटीज के लिए। इसमें इससे ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं की जा सकती, क्योंकि कई एसेंशियल आइटम्स ऐसे होते हैं जिनकी होर्डिंग होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है और वो जो कॉमन पीपल हैं उन तक एक एक्चुअल जो जनरल या फिर कॉमन प्राइस है उस तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए भारत सरकार इंटरवीन करके बोल देती है दैट इज द मैक्सिमम प्राइस, फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस, दिस इज द लास्ट प्राइस दैट यू कैन चार्ज। और जो राशन शॉप्स होती हैं, जो गरीबों के लिए राशन कार्ड बनते हैं, उस पर जो आप देखते हैं वो प्राइस सीलिंग ही देखते हैं, बाजार के भाव से कम में दिए जाते हैं, दैट इज प्राइस सीलिंग। तो प्राइस सीलिंग जो है वो हम बात करते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अगर एक कंज्यूमर है तो उसको कम प्राइस में मिलेगा। यहां पे सप्लाई की शॉर्टेज होती है और डिमांड एक्सेस में होता है, तभी यहां पे लिखा हुआ है कि देयर इज अ शॉर्टेज बिकॉज सप्लाई इज लेसर एंड डिमांड इज कंपैरेटिवली मोर एट लोअर प्राइसेस। तभी तो राशन शॉप्स में आपने देखा होगा कि भीड़ लगी रहती है और हर एक को ढंग से किराना नहीं मिल पाता है और इसी कारण से ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग भी चालू हो जाती है। तो ये सिनेरियो किसके कारण होता है, बिकॉज प्राइस कम है तो उसके कारण डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइस फ्लोरिंग क्या होता है या मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? इट इज द मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम। कई सारे ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, कई सारे ऐसी मैन्युफैक्चरिंग होती है चीजों की या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मैं स्पेशली बात करूं तो, जिनकी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखना जरूरी है जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होती है। जैसे ये कॉमन प्राइसिंग थी, ये यहां पे है, कारण क्योंकि भारत सरकार को भी लगता है कि उन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को अगर वो इक्विलिब्रियम प्राइस पे जो हमारे भारत के किसान हैं वो अगर बेचना चालू करें तो उन्हें उससे उतना रिटर्न नहीं मिल पाएगा जितना वो उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो प्राइस है वो ऊपर रखी जाती है जहां पे डिमांड कंपैरेटिवली लेसर होती है और सप्लाई कंपैरेटिवली मोर होती है, यानी एक्सेस सप्लाई का सिनेरियो बन जाता है। लेकिन भारत सरकार के पास उसका भी एक रीजन या उसका भी एक लॉजिक या उसका भी एक समाधान है और वो ये है कि भारत सरकार बोलती है कि अगर आपसे कोई नहीं खरीदेगा मार्केट में तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो भारत सरकार उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे तो खरीदने को तैयार हो जाती है। और ये बेसिकली प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर प्राइस फ्लोरिंग। इतना पैसा किसान की जेब में जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो मार्केट प्राइस पे बेचने लगा 10-5 रुपए में तो मेरे ख्याल से उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो कल हम मिलते हैं आपसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ एंड वी प्रॉमिस, जो आप काफी टाइम से कह रहे थे कि सर नेशनल इनकम करवाइए, नेशनल इनकम करवाइए, तो कल से शुरू करेंगे हम नेशनल इनकम। तो तब तक के लिए क्या कहते हैं, बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।